माँ जी, ये लोग अभी तक दुकान से नहीं आए हैं क्या? नहीं बहू, नहीं तो आए हैं। मैं भी विनोद और शेखर का इंतजार कर रही हूँ। अरे अकेले दुकान समेटने में समय भी तो लगता होगा ना? क्या मतलब अलका, अकेले दुकान समेटने में? अरे देवर जी और ये दोनों तो साथ में है ना, फिर कोई अकेले क्यों दुकान समेटेगा? अरे दीदी, जेठ जी की दोस्ती यारी कोई कम तो नहीं है। वह तो दुकान बंद होते तक जेठ जी अपने दोस्तों से घिरे रहते हैं, फिर अकेले इन्हें ही दुकान समेटना पड़ता है। क्यों बहू, तुझे ये सब शेखर ने बताया क्या? बोलो ना अलका, क्या देवर जी ने बताया है तुम्हें ये सब? और नहीं तो क्या, जब भी मैं इन्हें नाइट में फोन करती हूँ कि दुकान समेटा या नहीं आपने, तो कहते हैं कि मैं दुकान ही समेट रहा हूँ। और जब भी मैं जेठ जी के बारे में पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि वो तो दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। अलका, ये घर में फूट डालने वाली बातें मत किया करो तुम। अरे दोनों भाई बराबर से मेहनत करते हैं। अरे एक दो दिन दोस्त भाइयों के साथ बैठ भी गया विनोद तो कौन सी बड़ी बात है? तुम तो घर में फूट डालने वाली बात कर रही हो। मेरी बात तो कभी किसी को समझ आती ही नहीं। देखा ना माँ जी आपने अलका को? माँ जी, अलका हमेशा इसी तरह की बातें करती है। ये तो ऐसे जताती है जैसे देवर जी अकेले सारा दुकान संभालते हैं। अरे बस करो तुम लोग अभी से इस तरह की बातें करने लगी हो। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना दोगी। अभी तो मुश्किल से तुम लोगों की शादी को 4-5 साल ही हो रहे हैं और तुम लोग अभी से अलगाव की बातें करने लगी हो। अरे तुम लोग क्या घर गृहस्थी को लेकर चलोगी? लेकिन एक बात याद रखना बहू, यह दुकान किसी एक की नहीं है, बल्कि उन दोनों के पिता की दुकान है और यह दुकान दोनों मिलकर ही चलाएंगे। माँ जी, मुझे तो इस बात से कोई समस्या नहीं है, न ही कल थी और न ही आज है। समस्या तो हमेशा अलका को ही होती है। मधु, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। अरे आ गए बेटा तुम लोग, जाओ बेटा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, बहू अभी खाना लगा देती है। ठीक है माँ। बहू, दोनों भाइयों को शांति से बिठाकर खाना खिलाओ। वह दोनों थके हारे आए हैं, दिन भर का न जाने क्या टेंशन होगा उन लोगों के दिमाग में, तो इधर उधर की बेकार की बातें करके ना उन लोगों का दिमाग खराब मत करना। ठीक है माँ जी। ये है शांति जी। शांति जी के 2 बेटे हैं, विनोद और शेखर। शांति जी के पति का स्वर्गवास हुए अभी 3 ही साल हुए हैं। शांति जी के स्वर्गवासी पति विमल प्रसाद जी की एक जनरल स्टोर्स है, जिसे उनके मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटे संभाल रहे हैं। लेकिन शांति जी की दोनों बहुएं मधु और अलका को लगता है कि शेखर सबसे ज्यादा मेहनत करता है और इधर मधु को लगता है कि विनोद सबसे ज्यादा मेहनत करता है। बस यही कारण है शांति जी के घर में अशांति का। मधु दोनों भाइयों को बिठाकर खाना खिलाती है और खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे क्या हुआ मधु, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? ये बताइए, शाम को दुकान बंद करते वक्त क्या आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं? आप देवर जी की मदद नहीं करते हैं दुकान बढ़ाने में? अरे यार मधु, एक तो मैं वैसे ही पहले से बहुत थका हूँ और तुम ये कैसी बेतुकी सी बातें कर रही हो। अरे इतना बड़ा दुकान है, शेखर अकेले कैसे बंद कर पाएगा? मुझे शेखर की मदद करनी पड़ती है। हाँ, महीने 15 दिन में ऐसा होता है कि कभी मेरे दोस्त आकर बैठ जाते हैं तो मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारने लगता हूँ, लेकिन हर रोज नहीं होता ये सब। और ये सब बेतुकी बातें तुमसे करता कौन है? कौन करेगा? देवर जी जाकर बताते होंगे अलका को, तभी तो अलका मुझे टॉन्ट करते रहती है, कहती है कि शेखर ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है। अच्छा ये बताइए, दुकान की चाबी कहाँ है? अरे दुकान की चाबी तो शेखर के पास है। और तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? दुकान की चाबी तो मैं हमेशा शेखर के पास ही देता हूँ। वही तो, घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, दुकान की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन मालिक बनकर कौन बैठा है? चाबी किसके हाथ में होती है? देवर जी के हाथ में होती है। मैं कितने बार आपको समझाऊं, समझते क्यों नहीं कि दुकान की चाबी आप अपने पास रखा कीजिए ना, और दुकान की जिम्मेदारी देवर जी को दीजिए। मधु, ये कैसी फिजूल की बातें कर रही हो तुम? अरे शेखर मेरा छोटा भाई है। वही तो, छोटा भाई है, लेकिन आपने उसे घर का दुकान का मालिक बना दिया है, जबकि सारी जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। मधु प्लीज, अब ऐसी बेकार की बेतुकी बातें मत करो। शेखर मेरा ही छोटा भाई है और वैसे भी उस दुकान पर हम दोनों का बराबर अधिकार है, क्योंकि वो दुकान तो पिताजी की थी ना। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो यार। क्यों ना सोचूं बताओ। अरे वो अलका मुझे सुनाते रहती है, कहती है कि मेरा पति ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जेठ जी तो दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहते हैं, मेरा पति ये जिम्मेदारी उठाता है वो जिम्मेदारी उठाता है। तो क्या मेरा पति सिर्फ दुकान में बैठकर आलू छीलता है? मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे यार, मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे आराम करने दो। ये बेकार की बातें करके ना तुम मेरे सिर का दर्द बढ़ा रही हो। इधर मधु अपने पति से दुकान की बात को लेकर लड़ रही थी और उधर अलका भी अपने पति से बस जिम्मेदारियों को लेकर लड़ रही थी। बस आप तो दुकान की चाबी हाथ में रखकर खुश रहो। अरे आप बड़े भैया से सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते? जैसे आपने इस चाबी की जिम्मेदारी उठा रखी है, उसी तरह आप अकेले ही दुकान की जिम्मेदारी उठा लेंगे। अरे अलका, तुम ऐसा क्यों कहती हो? वह मेरे बड़े भैया हैं और दुकान पर तो हम दोनों भाइयों का बराबर का अधिकार है। और वैसे भी दुकान की जिम्मेदारी तो मैं उठाता ही हूँ, क्योंकि सारा दिन मैं ही अकेले दुकान संभालता हूँ। भैया तो कभी इस काम से तो कभी उस काम से दुकान से बाहर ही रहते हैं। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि सारी जिम्मेदारी आप उठाएं और मालिक जेठ जी कहलाए। अलका,
तुम बेकार की बातें मत करो। वह मेरे बड़े भैया हैं और उस दुकान पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही मेरे बड़े भाई का भी है। और वह दुकान में बैठे या ना बैठे, लेकिन दुकान हम दोनों की है। और मुझे अब ये बकवास नहीं सुननी है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी बात तो इस घर में सबको बकवास लगती है। अरे मेरी बात कोई समझने को तैयार ही नहीं है। इस तरह शेखर भी अलका की बात को बीच में ही काट कर सोने चला जाता है, लेकिन इधर अलका गुस्से से आग बबूला होते रहती है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती और दूसरे दिन सुबह होते ही वह इस बारे में माँ जी से बात करने लगती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कहो ना बहू, पर साफ साफ कहना, तुम क्या कहना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी बातें ना जल्दी से मेरे भेजे में घुसती ही नहीं। माँ जी, आपको नहीं लगता कि आपके दोनों बेटों के अलग अलग बिजनेस हो या दोनों अलग अलग काम करे तो इस घर में ज्यादा पैसे आएंगे और घर का खर्च भी बहुत अच्छे से चल पाएगा? क्या मतलब बहू, तुझसे पहले ही कहा था मैंने, तू ना मुझे गोल गोल घुमा के बातें मत किया कर। अरे माँ जी, सीधे सीधे तो बोल रही हूँ कि दोनों भाइयों का बिजनेस अलग अलग होना चाहिए, तभी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा और घर के खर्च भी आसानी से निकल जाएंगे। माँ जी, ये तो आप देख ही रही होंगी कि शेखर जी अकेले दुकान बंद करने से लेकर दुकान बढ़ाने तक अकेले ही दुकान की जिम्मेदारी उठाते हैं। इधर जेठ जी तो ना जाने अपने दोस्तों के साथ किस काम से कहाँ आते जाते रहते हैं। अरे तेरी बात मेरे बीच में घुसती ही नहीं। माँ जी, सीधे सीधे बता रही हूँ, जब दुकान की सारी जिम्मेदारी अकेले शेखर जी उठा रहे हैं तो फिर दुकान के मालिक भी तो शेखर जी को होना चाहिए ना। बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? लगता है तुम भूल गई हो। तुम्हें फिर से याद दिलाती हूँ, वह दुकान ना ही विनोद की है और ना ही शेखर की है, वह दुकान तो मेरे स्वर्गवासी पति की है और उस दुकान पर दोनों भाइयों का बराबर का अधिकार है। अरे क्या हुआ कि अगर विनोद किसी काम से बाहर जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो घूमने फिरने ही जाता होगा, हो सकता है किसी काम से जाता होगा। माँ जी, ऐसे कैसे रोज भैया का कौन सा काम लगता है जो दुकान छोड़ छोड़ कर काम निपटाने जाते हैं? अरे दुकान की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। और ऐसे मेरे पति को आप दुकान का मालिक नहीं बनाते हैं तो उसी दुकान का आधा आधा कर दीजिए और आधे में मेरे पति को मालिक बनाइए। मेरे पति इतने मेहनती है कि उस दुकान को फिर से 2 गुना और 3 गुना कर देंगे, लेकिन जेठ जी तो दुकान को बिठा देंगे, पूरा दुकान घाटे का सौदा हो जाएगा। बहू, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? अरे मेरे जीते जी उस दुकान का बंटवारा नहीं होगा। उस दुकान को मेरे स्वर्गवासी पति ने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था। ठीक है, तो फिर घर में ऐसे ही कलेश हो जाने दीजिए। फिर मत कहिएगा कि हम लोग घर में कलेश करते हैं। अब जिसका पति जितना ज्यादा काम करेगा उसकी पत्नी उतना ज्यादा ही तो बोलेगी ना। मैं कैसे देख सकती हूँ कि जेठ जी मजे कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, और एक ये है कि मुझे एक दिन के लिए मायके भी लेकर नहीं जाते, कहते हैं कि दुकान की जिम्मेदारी है इनके सिर पर। बहू, एक बात भूलो मत, एकता में ताकत होती है। एकता? कैसी एकता माँ जी? जब ये अकेले ही दुकान संभाल रहे हैं तो एकता कैसी? ये तो सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभाल रहे हैं। भैया जी का तो कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको तो दोस्तों के साथ घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। अलका, ये बेकार की बातें हैं। विनोद इतना गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है कि वह दुकान की जिम्मेदारी ना उठाए। वह दुकान की किसी न किसी काम से ही जाता होगा। वह अपने दोस्त भाइयों को इतना अहमियत नहीं देता है जितना कि अपने काम को देता है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हूँ। ठीक है, मानती हूँ आप अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अब समय बदल गया है माँ जी। अब हर किसी की लंबी चौड़ी दोस्ती यारी है, लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। और ये तो है, इनकी ना कोई दोस्ती है ना यारी है, इनका जो भी है वो दुकान और दुकान से घर। लेकिन जेठ जी की मित्रता देखी है आपने? अरे लंबी चौड़ी मित्रता है उनकी। अब वह सबको समय देते होंगे, तभी तो अकेली दुकान में काम करते हैं ना। मैं सीधी और साफ बात करती हूँ बहू, और मेरी एक ही बात है कि मेरे जीते जी मैं उस दुकान के हिस्से नहीं होने दूंगी। ठीक है, हिस्सा नहीं होने देते तो हर रोज इस घर में कलेश करवाइए, हमें क्या। हे भगवान, ये छोटी बहू तो तीखी मिर्ची निकली। मैं तो इसे सीधी सादी भोली भाली समझती थी, लेकिन इसके अंदर कितना मैल भरा है, कितनी कपटी है ये। लेकिन शेखर, क्या इसे ये सारी बात शेखर बताता होगा कि भैया दुकान में नहीं रहते, भैया बाहर दोस्तों के साथ घूमते हैं? यह इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि विनोद दुकान का कोई काम नहीं करता? मैं आज ही शेखर से पूछती हूँ। अभी शेखर दुकान के लिए निकलेगा ना, तो मैं उसी से पूछती हूँ। शेखर, शेखर इधर आ बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना माँ, क्या बात है? बेटा शेखर, क्या विनोद तेरी मदद नहीं करवाता है दुकान में, जो वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ लगा रहता है? अरे माँ, ये सारी बातें आपसे कौन कहता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तू अलका बहू से ये सारी बातें क्यों बताता है? अलका बहू घर में कलेश करवा रही है, वह पूरे दिन बस अपनी जेठानी से लड़ते रहती है, कहती है कि तू ही अकेले दुकान की सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। अरे माँ, मैं अलका से ये सारी बातें क्यों करूँगा? वही तो अक्सर मुझे दुकान में फोन करते रहती है और बड़े भैया के बारे में भी पूछती है। तो बड़े भैया जब दुकान में होते हैं तो मैं कहता हूँ कि दुकान में है, और जब दुकान में नहीं होते हैं तो मैं कहता हूँ कि दुकान में नहीं है। देख बेटा,
वो दुकान तेरे स्वर्गवासी पिताजी की है और उस दुकान पर तुम दोनों भाइयों का बराबर का अधिकार है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उस दुकान का बंटवारा हो। माँ आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों भाइयों के बीच में इतना प्रेम है कि हम दोनों की पत्नियाँ इस प्रेम को तोड़ नहीं सकती है। इस तरह मधु और अलका अपने अपने पति को भड़काने की बहुत कोशिश करती है और वह दोनों ही चाहती थी कि दुकान का बंटवारा हो जाए। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था और इस बीतते समय के साथ दोनों बहुओं के बीच में बस इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे कि दुकान की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कौन संभालता है। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, मुझे ये अलका की आदत ना जरा भी पसंद नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, क्या कर दिया अलका ने? ओह माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता। आप सब जानती हैं और मुझे भी मालूम है कि मेरे पीछे से अलका आपके कान भरती है, आपसे कहती है कि दुकान का मालिक देवर जी को बना दो। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? ये सब तुमसे किसने कह दिया? माँ जी, मुझे सब पता है, मैं भी इसी घर में रहती हूँ। और आप एक बात बताइए, जब घर की सारी जिम्मेदारियाँ इनके कंधे पर है तो फिर दुकान का मालिक आप देवर जी को कैसे बना सकती हैं? बहू, लगता है तुम फिर से भूल गई हो। ये जो दुकान है ना, ये ना ही विनोद की है और ना ही शेखर की है। यह दुकान तो मेरे स्वर्गवासी पति की है और मेरे जीते जी ये दुकान कभी किसी के नाम नहीं करूंगी मैं। ये हमेशा मेरे पति की ही दुकान होगी। लेकिन घर में जो दुकान के पीछे रोज रोज का कलेश हो रहा है, उसका क्या करेंगी माँ जी आप? मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं आज इस दुकान के मैटर को सॉल्व भी कर दूं ना, तो कल तुम दोनों बहुएं फिर किसी एक नए मैटर को लेकर लड़ोगी। इस तरह इस घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे दुकान किसी के नाम नहीं करनी है। उस दुकान पर दोनों भाइयों का बराबर का अधिकार है। इस तरह शांति जी ने अपनी बड़ी बहू को भी जोर से फटकार लगा दी। इधर अलका और मधु दोनों अपने पति से रोज लड़ते थे और उन्हें भड़काने की कोशिश करते थे कि दुकान अपने नाम पर करवा लो। लेकिन दोनों भाइयों के बीच का प्रेम इतना ज्यादा मधुर था कि उनकी पत्नियों की बातों का कोई असर हुआ ही नहीं उन पर। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन विनोद शेखर से कहता है, शेखर, मैं दुकान के कुछ सामानों की खरीदी के लिए शहर जा रहा हूँ, तो तुम अकेले ही जाकर दुकान खोल लेना। जी भैया, लेकिन आप कब तक लौट आएंगे? मैं दुकान बंद होने के पहले आ जाऊंगा और सारा सामान दुकान में ही लेकर आऊंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है भैया। बेटा, आज दुकान के लिए जल्दी निकल जाओ क्योंकि तुम्हें अकेले ही दुकान खोलना है आज। ठीक है माँ, मैं भी चलता हूँ दुकान। सुनिए जी। क्या हुआ अलका? ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप अकेले ही दुकान जा रहे हैं? अरे भूल गए क्या, रात को आपके सिर में कितना दर्द हो रहा था। सिर के दर्द की वजह से आप ढंग से सो तक नहीं पाए हैं और आपको फीवर भी था, और फिर आप अकेले ही दुकान खोलने जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, आप घर में आज आराम कीजिए। नहीं अलका, अभी 30 त्योहार चल रहे हैं और भैया दुकान के सामान की खरीदी के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे में मैं दुकान बंद नहीं कर सकता, ऐसे में ग्राहक टूट जाते हैं। ठीक है, जाइए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। आप आधी रात तक दुकान खोलकर मत बैठे रहिएगा। अरे बस कर अलका, वो छोटा बच्चा नहीं है, उसे भी अकल है, क्या करना है क्या नहीं। अगर इनके पास इतनी अकल होती ना तो मुझे बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है माँ, चलता हूँ मैं। इस तरह से शेखर दुकान के लिए निकल जाता है। शेखर को हल्का फीवर था और सिर में भी हल्का दर्द था, लेकिन फिर भी वह सुबह से शाम तक अकेले ही दुकान में लगा रहता है। रात होते होते तक शेखर की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके सिर का दर्द बढ़ जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वह बहुत देर तक अपने भाई का इंतजार करता है और वह अपने भाई को फोन भी करता है, लेकिन विनोद का फोन नहीं लगता। आखिरकार शेखर परेशान होकर दुकान बंद करके 8:30 बजे घर आ जाता है। उधर एक तरफ विनोद शहर जाकर दुकान की बहुत सारी खरीदी करता है और वह रात को 9:30 बजे अपने दुकान के सामने पहुंचता है, लेकिन वह देखता है कि दुकान तो बंद है। यह सब देखकर विनोद को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि विनोद अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आया हुआ था। अरे यह क्या बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? और विनोद तो अभी तक लौटा नहीं है ना? माँ, मैंने भैया का मोबाइल ट्राई किया लेकिन उनका नंबर लगा नहीं और मेरे सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा था, इसलिए मैं दुकान बंद करके घर आ गया। अच्छा किया बेटा, ठीक किया, चल आराम कर ले। शेखर, अरे भैया आ गए आप। तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? तूने किससे पूछकर दुकान बंद कर दिया? तेरी भाभी सच्ची कहती है, तू कभी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन सकता। गलती कर दी मैंने, जो चाबी तेरे हाथ में थमा दी। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अपने ही दुकान में आपकी नजरों में नौकर हूँ? क्या आप मुझे नौकर की तरह समझते हैं? बकवास मत कर। दुकान बंद करने से पहले एक बार भी तूने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? अरे कितने ग्राहक वापस जा रहे थे, इतने जल्दी दुकान बंद करने की जरूरत ही क्या थी तुझे? अच्छा, आज मैंने दुकान जल्दी बंद कर दिया तो आपको दिख गया, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते थे और सारा दिन, और यहाँ तक दुकान भी मैं अकेले ही बंद करता था, तब तो मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुझे लगता है कि तूने मुझ पर एहसान किया है? अरे बस करो बेटा, चुप करो। ये कैसे बच्चों जैसे लड़ रहे हो तुम लोग? देखो ना माँ, भैया कैसी बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं
कि भाभी सही कहती है कि मैं लायक हूँ ही नहीं। देख लिया ना आपने, मैं ना कहती थी कि आपको ये लोग सिर्फ नौकर समझते हैं। अरे नौकरों की तरह दिन रात दुकान आप संभालते हैं और भैया और दीदी तो मजे से यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते हैं। उसके बाद भी आपको क्या मिला, क्या सिला मिला बताओ? चुप करो बहू, आग में घी डालने वाला काम मत करो तुम। मुझे चुप करवाने से कुछ नहीं होगा माँ जी। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि समय रहते सारी संपत्ति का बंटवारा करवा दीजिए, दुकान के 2 हिस्से करवा दीजिए, लेकिन आपने तो कभी मेरी बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। अब इस घर में कलेश के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। बहू, बंटवारे का नाम भी मत लेना तुम। वह दुकान मेरे स्वर्गवासी पति के खून पसीने की कमाई का है और मैं उसे ऐसे ही तो बंटवारा नहीं हो जाने दूंगी। शेखर, क्या बात हो गई? तू अपने बड़े भाई से इतना नाराज क्यों हो रहा है? माँ, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, बल्कि भैया नाराज हो रहे हैं। और भैया मुझसे कहते हैं कि भाभी सही कहती थी कि मैं लायक हूँ ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है शेखर? ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं। झूठ मत बोलिए भैया, अभी अभी आपने कहा कि तेरी भाभी सही कहती थी कि आप मुझे दुकान की चाबी ना दे। अरे जी, ये लोग तो आपको नौकर समझकर आपको चाबी देते थे ताकि आप सुबह नौकरों की तरह जाकर दुकान खोल लें और रात को नौकरों की तरह दुकान बंद करके घर आ जाएं। चुप करो अलका, पाप तो तुम्हारे मन में था। तुम ही शुरू से माँ जी को भड़काती थी, कहती थी कि तुम्हारा ही पति दुकान की सारी जिम्मेदारी निभाता है, इसलिए माँ जी वह दुकान तुम्हारे पति के नाम कर दे। हाँ कहा तो कौन सा गलत कहा? सही ही तो कहा ना। मेरा ही पति तो दिन रात मेहनत करता है। अच्छा, ये तो बस बैठे बैठे खाते हैं। भाभी, बेकार में बातों को मत बढ़ाइए। आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं जल्दी दुकान बंद करके आ गया, तो भैया मुझ पर ऐसे बरस रहे हैं। मतलब मैं मर भी जाता तो दुकान में बैठे रहता। अरे मैंने भैया को फोन लगाया, लेकिन भैया का फोन बंद आ रहा था। मैंने हमेशा भैया की बात मानी, लेकिन आज भैया ने अपनी बातों से मुझे बहुत दुखी किया है। अब आज के बाद मैं नौकरों की तरह दुकान में नहीं बैठूंगा। माँ, अब उस दुकान में तभी जाऊंगा जब दुकान का बंटवारा हो जाएगा। बेटा ऐसा मत बोल बेटा, उस दुकान का बंटवारा मैं कैसे कर दूं बेटा? माँ, मैं कुछ नहीं जानता। इतने सालों तक लक्ष्मण बनकर भैया के आगे पीछे घूमने का यही सिला मिला है मुझे। अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उस दुकान में। इतना कहकर शेखर अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला जाता है और अब तो अलका को एक सुनहरा मौका मिल गया था शेखर के कान भरने का। अगर आपने कभी मेरी बात मान ली होती ना तो आज आपको यह दिन देखने नहीं पड़ते। चुप करो अलका, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी है। बस मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे रोने से कुछ हासिल नहीं होता, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। इसी तरह धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। ना शेखर जाकर दुकान खोलता है और ना ही उधर विनोद जाकर दुकान खोलता है। लेकिन दुकान रोज नहीं खुलने की वजह से आमदनी नहीं हो पाती, जिससे घर के डेली के खर्चों में दिक्कत होने लगी थी। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे तो अपने अपने जिद में बैठ गए हैं। अगर वो लोग इसी तरह से दुकान बंद रखेंगे तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? धीरे धीरे पूरी ग्राहकी टूट जाएगी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि दुकान का बंटवारा कर ही दीजिए, इसी में शांति होगी इस घर में। तुम विनोद को समझाने की बजाय मुझे कह रही हो कि मैं दुकान का बंटवारा कर दूं? माँ जी, इसके अलावा इस घर में शांति क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं करूंगी मैं बंटवारा। शांति जी जिद में अड़ जाती है कि वह अपने दुकान का बंटवारा नहीं करेगी। धीरे धीरे समय तो बीत रहा था, लेकिन अब शेखर और विनोद दोनों के पास अपने खर्चे के लिए रुपए नहीं थे। यही वजह थी कि शांति के बहू बेटे आपस में लड़ते ही रहते थे और अब तो उनकी लड़ाई मोहल्ले वालों तक सुनाई आने लगी थी। उनकी लड़ाइयों से अब अड़ोस पड़ोस के लोग भी परेशान रहने लगे थे। हे भगवान, क्या करूं? मेरे घर में दिन रात कलेश ही होते रहता है। शांति बहन, आओ बैठो बहन, देखो ना समय कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। पहले तुम्हारे दोनों बेटों की लोग तारीफें करते थकते नहीं थे, कहते थे दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी है, लेकिन अब देखो राक्षसों की तरह लड़ते रहते हैं दोनों। मैं तो कहती हूँ शांति, तू दुकान का बंटवारा कर ही दे, तभी तेरे घर में शांति होगी। काकी, मेरी माँ तो घर में शांति चाहती ही नहीं। इन्हें अच्छा लग रहा है कि दोनों भाई आपस में इतना लड़ रहे हैं और मेरी माँ सब तमाशा देख रही है। ऐसा नहीं कि चुपचाप दुकान का बंटवारा करा दे। लेकिन बेटा, तुम लोग सगे भाई होकर इस तरह आपस में लड़ रहे हो, ये कहाँ की अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँ काकी, मैं अकेले तो नहीं लड़ रहा हूँ ना। भैया भी तो हर बात में मुझे सुनाते रहते हैं और वह भी जिद पर आ गए हैं कि जब तक दुकान का बंटवारा नहीं होगा तब तक वह दुकान नहीं जाएंगे। हाँ शांति बहन, दुकान का बंटवारा करवा ही दो तुम। क्या सोच रही हो माँ, करवा दो दुकान का बंटवारा? हाँ, हो ही जाए दुकान का बंटवारा। हाँ, हो ही जाए दुकान का बंटवारा। वैसे भी मेरे पति तो इतने मेहनती हैं कि वह आराम से लाखों रुपए कमाएंगे। ठीक है, तुम सब लोग चाहते ही हो कि दुकान का बंटवारा हो ही जाए, तो ठीक है, दुकान का बंटवारा मैं करवा ही देती हूँ। कल ही मैं पंचायत बिठवाती हूँ और 4 लोगों के सामने दुकान को 2 बराबर भागों में बंटवा देती हूँ। ठीक है माँ। इस तरह शांति देवी अपने बहू बेटियों की लड़ाइयों से परेशान होकर हार जाती है और दुकान का 2 भागों में बंटवारा करवा देती है। दुकान के बंटवारे के बाद भी घर का माहौल पहले जैसा नहीं हो पाया था। अब तो दोनों बहुओं ने अपना चूल्हा चौका भी अलग कर लिया था।
दोनों एक दूसरे को देख देख कर इतराती थी और अपने अपने पति की कमाई की बड़ाई करती थी। धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत गया और बड़ी बहू मधु वह गर्भवती हो जाती है। माँ जी, अब पहले जैसे हाथ पैर नहीं चलते हैं मेरे, मुझसे दोनों टाइम का खाना नहीं बनाया जाता है, इसीलिए आप एक टाइम का खाना अलका के पास खाइएगा, मैं एक ही टाइम खाना बनाऊंगी। ठीक है बहू। सुनिए जी, तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए आप। मधु, कल ही तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था, जिस कारण मुझे दुकान बंद करना पड़ा था, और आज फिर लेकर जाऊंगा तो फिर से दुकान बंद करनी पड़ेगी मुझे। तो क्या करूँ जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसे बार बार दुकान बंद करने से ग्राहकी टूटती है मधु, समझने की कोशिश करो। ठीक है, आज तो मैं जैसे तैसे दवाई खा के काम चला लेती हूँ, मुझे कल ले चलना आप डॉक्टर के पास। देखता हूँ। अब तो इनके पास जरा भी समय नहीं रहता, पहले तो मुझे कहीं भी लेकर चले जाते थे, लेकिन अब डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा पा रहे हैं। क्या हुआ बहू, विनोद ने क्या कहा, ले जा रहा है वो तुम्हें डॉक्टर के पास? नहीं माँ जी, कहते हैं कि वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो आज फिर से उन्हें दुकान बंद करनी पड़ेगी, इसलिए वो नहीं लेकर जा रहे हैं। देखा, पहले जब दोनों भाई एक साथ एक ही दुकान में काम करते थे तो विनोद तुम्हें बेफिक्र होकर कहीं भी ले जा लेता था, कहीं से भी घुमा ले आता था, लेकिन अब इन 5 महीनों में विनोद मुश्किल से 2 बार ही तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जा पाया है, और अभी तो तुम्हें 3 महीने ही हुए हैं। धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो हर 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और इस बीच में तबीयत अच्छी नहीं रही तो बीच बीच में फिर डॉक्टर के पास जाओ। फिर तुम्हारी डिलीवरी का समय आएगा, फिर उसमें भी विनोद को दुकान बंद करना पड़ेगा, फिर जब बच्चा हो जाएगा तो बच्चे को भी बार बार डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाते रहेंगे। नहीं माँ जी, मायके नहीं जा सकती, मायके में तो मम्मी पापा तो वैसे ही पहले से पेशेंट हैं, उन्हीं का इलाज करा करा कर तो भैया भाभी चिढ़ने लगे हैं, और फिर मैं चली जाऊंगी तो मुझे कौन लाना ले जाना करेगा, भैया का भी तो ऑफिस रहता है, और मेरे मायके से हॉस्पिटल भी तो बहुत दूर पड़ जाता है। ठीक है, देख लो आज भर, फिर कल चली जाना तुम विनोद के साथ, अब समझोगी तुम साथ रहने की अहमियत को। अरे ऐसे कैसे नहीं चलोगी, मेरे सगे भाई की शादी है, तुम्हें तो कम से कम 4 दिन पहले जाना होगा मेरे साथ। अलका, दिमाग तो ठीक है, अभी सगाई में वैसे ही 3 दिन मैंने दुकान बंद रखा, उसके बाद तुम्हारे बुआ की बेटी की शादी थी, 2 दिन वहाँ निकल गए। अरे मैं ऐसी ही दुकान बंद रखा तो मेरी तो सारी ग्राहकी ही टूट जाएगी, और वैसे भी मैंने अभी लोन लेकर अपनी दुकान में सामान भरा है, लोन की किस्तें भी तो चुकानी है मुझे, और फिर शादी में 4 दिन पहले नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे मेरे दीदी जिया जी 8 दिन पहले आ गए हैं और तुम 4 दिन पहले नहीं जा सकते हो? उनकी बात अलग है, उनके यहाँ 3 भाई हैं, अगर एक भाई नहीं भी रहा तो बाकी के 2 भाई दुकान संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं अकेला हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें जाना है तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। देख रही हूँ, आजकल इनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अरे ना ही कहीं बाहर लेकर जाते हैं और ना ही रिश्तेदारी में लेकर जाते हैं, अब तो शादी ब्याह में भी जाने का नाम नहीं लेते ये। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं अकेली ही आ जाती हूँ। अरे क्या हुआ अलका, क्यों रो रही हो तुम? देखिए ना माँ जी, मेरे सगे भाई की शादी है और ये कहते हैं कि 4 दिन पहले नहीं जाएंगे, तो कैसे चला जाएगा, दुकान किसके भरोसे छोड़कर जाएगा? अब पहले की बात अलग थी, पहले जब तुम्हारे साथ शेखर जाता था तो विनोद दुकान संभाल लेता था, लेकिन अब तो दोनों की दुकान का बंटवारा हो गया है, फिर क्यों कोई किसी की दुकान संभालेगा? और अच्छी बात है, अगर शेखर का दुकान बंद रहा तो विनोद की ग्राहकी बढ़ जाएगी। माँ जी सच्ची तो कह रही है, जब सब लोग साथ में रहते थे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर हम घूमते फिरते थे, लेकिन जब से दुकान का बंटवारा हो गया है तब से ऐसा लगता है जैसे घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब शांति जी की दोनों बहुएं बहुत परेशान रहने लगी थी, और कहीं न कहीं वह पुराने दिनों को याद करने लगी थी जब दोनों भाई एक ही दुकान में काम करते थे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था, और अब तो विनोद और शेखर अपनी अपनी दुकानदारी में इतने बिजी हो गए थे कि अब उनके पास अपनी अपनी पत्नियों के लिए समय नहीं था। एक दिन अचानक मधु के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वह विनोद को फोन करती है तो विनोद फोन नहीं उठाता। मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, इन्हें सुबह से मैंने 10 फोन कर लिया, लेकिन एक बार भी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं ये। अरे दीदी क्या हुआ? अरे बहू क्या हुआ तुम्हें? माँ जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने इन्हें फोन किया लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे हैं। माँ जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है दुकान में बहुत ग्राहकी होगी इसलिए फोन नहीं उठा रहा है विनोद। रुकिए दीदी, मैं अभी इन्हें फोन करती हूँ और इन्हें फोन करके बुलाती हूँ। इस तरह अलका शेखर को फोन करती है और अपनी जेठानी की हालत के बारे में बताती है, तो शेखर तुरंत ही अपने भाई की दुकान में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके भाई की दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। शेखर की दुकान में ग्राहकी नहीं थी तो वह तुरंत ही अपनी दुकान बंद करता है और अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने में उन लोगों ने बहुत देरी कर दी, इसलिए वह बच्चों को बचा नहीं पाए। मेरा बच्चा, माँ जी मेरा बच्चा। देख लिया ना बहू, बंटवारे की कितनी
महंगी कीमत चुकानी पड़ी है तुम्हें। सच कह रही है माँ जी आप। जब से दुकान का बंटवारा हुआ है हमारा तो जैसे जीना हराम हो गया है। ना हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं और ना ही हमारे पति के पास हमारे लिए फुर्सत है। अगर दुकान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो दोनों भाइयों में से कोई एक भाई दुकान संभालता और दूसरा भाई घर की समस्याओं को देख रेख करता। पहले मुझे लगता था कि हम सब अलग अलग रहने लगेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, हमारी जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर रोज हमें नई नई परेशानियों से सामना करना पड़ा। हमारी जिंदगी तो जैसे उथल पुथल हो गई। मधु, मधु हमारा बच्चा हमारी गोद में आने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया जी। ठीक नहीं हुआ मधु, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। देख लिया ना बेटा, अरे एकता में शक्ति होती है, यही तो मैं तुम्हें बताती थी हमेशा। अगर तुम्हारी दुकान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो तुम अपनी पत्नी को पूरा समय देते और समय समय पर इसे डॉक्टर के पास दिखाते और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हम लोगों को। हाँ माँ, आप सच ही कह रही हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो दुकान का बंटवारा करवा दिया। भैया, लेकिन इस गलती को सुधारी भी तो जा सकती है ना। क्यों ना हम एक बार फिर से अपनी गलती को सुधार कर सब लोग एक साथ खुशी खुशी से रहने लगे। हाँ भैया, मैं भी यही चाहती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। हाँ, एक बार पूरा परिवार हम फिर से साथ रहना चाहते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की कृपा रही तो तुम जल्द ही दोबारा माँ बन जाओगी बहू। भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। मत रो छोटे, इसमें तेरे अकेले की गलती नहीं, मेरी भी उतनी ही गलती है। मैं तो बड़ा था लेकिन मैं सबको संभाल नहीं पाया। इस तरह शांति जी की बेटी बहू को अच्छा खासा सबक मिल गया। इस तरह एक बार वह सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।